नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और बुलंद भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की जो सियासी हलचल ने पूरे देश में फिलहाल सरगर्मी पैदा करके रखी हुई है। होना लाजमी भी है क्योंकि सियासत के एक ऐसे कैरेक्टर ने ये सारी सरगर्मी मचा के रखी है कि वो कब पलटेंगे और किस तरीके से बाजी पलट देते हैं। और बाजी नहीं पलटते हैं, उनका जो पलटने का जो रिकॉर्ड है वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार फिलहाल बीजेपी के साथ एक बोनो होमी, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही करीब जाते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक किडनी दी थी, उनके कुछ ट्वीट्स आते हैं और बहुत से घटनाक्रम एक साथ ऐसे चलने लगते हैं तो लगता है कि क्या बिहार में खेला होबे। तो अब एक खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आने वाले दिनों में कुछ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यकीन मानकर चलिए कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और फायदा किसी भी कीमत पर हो रहा हो उस कीमत की वो चिंता नहीं करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को पहले जब भारत रत्न दिया मोदी सरकार ने, तो एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद नहीं किया था, लेकिन उसके बाद वो ट्वीट डिलीट करके दोबारा उन्होंने ट्वीट किया। उस ट्वीट में फिर मोदी जी का धन्यवाद अदा किया। इतना ही नहीं, इससे पहले वो बीजेपी और तमाम विधायकों के कार्यक्रम थे तो उसमें भी कह चुके हैं कि हमारे दल अलग हुए हैं, दिल अलग नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब माना जाए कि आरजेडी के साथ दल मिल गए हैं, वहां पर दिल नहीं मिले। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के बाद जिस तरीके से उन्होंने वंशवाद पर करारा प्रहार किया, वो अपने आप में खासतौर से आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वहां पे जो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के बाद, और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के सक्सेसर वो होंगे। जब ये गठबंधन हुआ तो उसके बाद से ही बातें चल रही थी, लेकिन खैर नीतीश कुमार तो ठहरे नीतीश कुमार। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया उस पर होड़ लगी, लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी, नीतीश कुमार की तरफ से भी, तमाम अन्य दलों की तरफ से कि हम मांग कर रहे थे इसलिए हो रहा था। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि जब आप मांग कर रहे थे तो यूपीए की सरकार में भी लालू प्रसाद यादव थे, तो उस समय क्यों नहीं भारत रत्न उनको दिला पाए। और एक बात और चल रही है कि किस तरीके से जब कर्पूरी ठाकुर बीमार हुए थे तो मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने अपनी गाड़ी तक उनको अस्पताल जाने के लिए नहीं दी थी, कहा था उसका डीजल खत्म हो गया है। तो ये सब बातें भी चल रही हैं। इसी दौरान उनका ये वंशवाद पर प्रहार, और नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया। उनके बेटे उनके साथ में बैठे थे, रामनाथ जी, उनका भी नाम लिया और कहा कि इनको भी उनके जाने के बाद हम लेकर आए, उन्होंने नहीं बढ़ाया। और एक तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जो समाजवादी सियासत थी वंशवाद के विरुद्ध, उसका अपने आप को पुरोधा भी साबित कर दिया और कहा कि देखिए, हमने भी किसी को अपने परिवार से नहीं बढ़ाया, लेकिन तमाम लोग जो हैं उनको अपना परिवार दिखता है। तो अभी किसकी तरफ इशारा था आप समझ सकते हैं। वो अलग बात है कि आरजेडी की तरफ से अधिकृत तौर पर कहा गया कि नहीं नहीं, वो हमारे लिए नहीं कहा गया था। अब सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी बन चुकी हैं देश की, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी। तेजस्वी यादव वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरीके से आरजेडी की कमान उनके हाथ में है। तो अभी वंशवाद पर प्रहार किस पर था ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार के बारे में पहले क्यों कर रहे हैं जानने से पहले यह जानना जरूरी कि वो कब कब ये कर चुके हैं। आप याद करिए कि 95 में जब जनता दल टूटा तो उसमें समता पार्टी बनाई थी, एक आरजेडी बन गया था, लालू का एक धड़ा हो गया था, उस समता पार्टी में होते थे। लेकिन समता पार्टी की सीटें उस समय, अगर मैं आंकड़ों पर जाऊं तो उस समय समता पार्टी की इतनी सीटें नहीं होती थी वहां पर, और बीजेपी उनसे बड़ी सीट पार्टी होती थी। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी और जो आरजेडी का गठबंधन हुआ 2005 में खास तौर से, क्योंकि जब बना था तो अगर उस समय के अगर आंकड़ों पर हम ध्यान दें तो उस समय समता पार्टी को मात्र 7 सीटें मिली थी और बीजेपी को 42 सीटें मिली थी। लेकिन धीरे धीरे 2005 में बीजेपी ने मान लिया कि आरजेडी का यानी लालू का अगर शासन हटाना है तो उस समय जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐलान कर दिया था गांधी मैदान से, जो एक संयुक्त रैली हुई थी गठबंधन की, एनडीए की, कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार होंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि 2005 के बाद से बदस्तूर नीतीश ही
किसी न किसी तरीके से सीएम बने, बीच में जीतन राम मांझी का एक अपवाद छोड़ दें। लेकिन खैर, जब 2014 का लोकसभा चुनाव होना था, उससे पहले 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया, बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया, नीतीश ने अपनी दूरी बना ली, वो लालू के साथ चले गए। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या हुए थे आपको पता है, वो अकेले लड़े थे। लालू के साथ वो अकेले लड़े थे, लालू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे। तो लोकसभा चुनाव में उनकी कथा आपको पता ही है कि बीजेपी की 22 सीटें आई थी, एलजेपी की 6 सीटें आई थी, और कुशवाहा की भी जो पार्टी थी वो भी 3 सीटें लाई थी। कुल मिला के 32 सीटें एनडीए को आई थी और नीतीश कुमार की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। खैर, 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आरजेडी के साथ मिलकर लड़े और वो चुनाव आरजेडी ने बहुत ठीक से बहुमत के साथ में जीत लिया। आरजेडी और जेडीयू ने, उसमें आरजेडी की सीटें ज्यादा थी, लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश। लेकिन आरजेडी का शासन चलने लग गया तो नीतीश चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, फिर धीरे से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे 2019 के चुनाव में आपको पता ही है कि किस तरीके से पूरी तरीके से सरप्राइज साफ किया इन लोगों ने। सब कुछ 32 सीटें थी, मतलब 17 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी ने 17 की 17 जीती थी। 16 सीटें पूरी की पूरी नीतीश ने, मतलब 1 सीट कम जीत ली थी। अब जब वो अकेले लड़े थे तो मात्र 2 सीटें थी। बीजेपी के साथ आने के बाद आप देख लीजिए कि 17 में से 16 सीटें जीते, तो स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं, तो बीजेपी के वोटों का ट्रांसफर भी उनके पक्ष में होता है। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और धीरे धीरे नीतीश निश्चित तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, अब नीतीश को भी पता है कि वो चाहे आरजेडी के साथ जाए चाहे बीजेपी के साथ में जाए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अच्छा, चूंकि नीतीश लगातार इस तरीके की चीजें करते रहे, आपको याद होगा कि जब वो अलग गए तो जीतन राम मांझी को उन्होंने किस तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन फिर उनको भी हटा दिया। और यहां पर भी बीजेपी के साथ चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से अचानक उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर तेजस्वी के साथ फिर से सरकार बना ली, तो ये लगातार जो उनकी पलटी मारने की कला थी, उनको सत्ता में तो बनाकर रखे हुए। लेकिन एक शेर है ना कि कोई लाख लिख दे फतेह जिर्रे पर, लेकिन कोई लाख लिख दे फतह जर्रे पर, लेकिन शिकस्त का भी एक मुकाम होता है। तो मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है नीतीश कुमार का। उनको भी पता है कि अब 2025 में वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, लेकिन उनके लिए एक ऐसे पाले में खड़े होना जरूरी है जहां पर वो कंफर्टेबल रहें और कोई ना कोई पद उनके पास रहे। मतलब पद से मतलब है कि वो केंद्र में आ जाएं या गवर्नर बन जाएं, इस तरीके की कोई चीज उनके साथ में रहे। और आरजेडी जिस तरीके से काम करती है, लालू प्रसाद यादव ने वहां पर अपना पूरा राज चलाया, तो उनका पूरा जो परिवार है, कुनबा, वो समाजवादी नहीं है। तेजस्वी समाजवादी आंदोलन से उपजे हुए लोग नहीं है। उन्होंने राज सत्ता की ताकत देखी, वो मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पर ही ज्यादा रहे, और जब आए राजनीति में तो भी वो एक बड़ी पार्टी के, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके एक तरीके से मुखिया जैसे ही थे। तो उस ग्लैमर से उपजा हुआ व्यक्ति जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर नीतीश को उसके अधीनस्थ होना, उसकी सत्ता स्वीकार करना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। जब वो एक समय नरेंद्र मोदी को नहीं स्वीकार कर पा रहे, तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी को स्वीकार करना उनके लिए कितना कठिन होगा। लेकिन यहां दिक्कत यह नहीं कि नीतीश ऐसा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है एक एक सीट। वो इस बार रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, सिर्फ चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ही बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, लेकिन 282 से वो 303 सीट लेकर आए थे। उसके बाद अब उनका लक्ष्य है कि और ज्यादा सीटें लाए। तो वो किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। तो जो भी चीजें हैं उनको समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की जो तमाम बयानबाजी और तमाम चीजें रही हैं, उसको लेकर बीजेपी में एक बड़ा वर्ग, उसमें खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जो पूरी तरीके से उनको अंकुश में भी रखते रहे हैं। और ये सबको पता है कि नीतीश कुमार ने अपने कई बार लोगों से कहा कि बोले कि बात करना मोदी जी से आसान है, लेकिन अमित शाह से बात करने में मैं अनकंफर्टेबल रहता हूं। ऐसी बातें उन्होंने तमाम बार इस तरीके की हैं अपने लोगों के साथ में। तो अब आएंगे नीतीश, तो एक लाइन में मानकर चलिए वो घटी दरों पर आएंगे, लेकिन कम से कम वो सत्ता के जो ये पूरे जो संतुलन है, सत्ता का जो ये पूरा जो समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी अहमियत बनी रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये कब तक होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में जा रहे हैं, फरवरी के पहले हफ्ते में ही जा रहे हैं, और उसी समय कुछ होगा। उससे पहले की ये पटकथा लिखी जा रही है
क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन ये मानकर चलिए कि बिहार में अंदर खाने खेला हो गया है, बाहर कब खेला होता है ये बस बाकी रह गया है। और यकीन मानिए कि इस बार आएंगे तो नीतीश कुमार, लेकिन 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये बीजेपी की तरफ से साफ साफ बता दिया जाएगा। इसके बाद भी वो तेजस्वी के साथ रहना चाहते हैं या बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। अब नीतीश कहां पर अपना हित देखते हैं, ये बड़ा बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कई बार बहुत अप्रत्याशित फैसले लेते हैं। पर लोगों का ऐसा मानना है, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आज की तारीख में उनका जो सबसे आसान रास्ता है वो बीजेपी के साथ जाकर ही खत्म होता है। तो अब ये फरवरी के पहले हफ्ते में आधिकारिक तौर पर कोई खबर आती है या उससे पहले आती है, बस इसका इंतजार है। बुलंद भारत टीवी पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी तरीके से चर्चाएं परिचर्चाएं भी होती रहेंगी। और मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपनी राय से भी हमें अवगत कराएं कि क्या आप देखना चाहते हैं और जो हम आपको दे रहे हैं उस पर आप कितना एतबार कर पा रहे हैं और किस तरीके से और उसमें परिवर्तन चाहते हैं। तो हम उसी हिसाब से अपने आप को आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।